गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्र संघ का संगठन, जिसमें हमने फर्स्ट लेसन में किया था अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अर्थ प्रकृति और विशेषताएं। तो आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जब 1914 से 18 तक पहला विश्व युद्ध हुआ, तो उसके बाद जो है युद्ध में जान माल के नुकसान को देखते हुए एक ऐसे संगठन की स्थापना की। हमारे राष्ट्र नेताओं ने सोची कि ऐसा संगठन बनाए जिससे युद्ध समाप्त हो जाए, शांति स्थापित हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा विश्व बंधुत्व स्थापित हो जाए। तो उसी दिशा में सबसे पहला कदम जो रखा गया था वो राष्ट्रसंघ की उत्पत्ति का रखा गया था। राष्ट्रसंघ 1920 में बनाया गया था। तो उसका संगठन क्या था, उसके अंदर कौन से अंग थे, क्या किस प्रकार उसका सचिवालय कैसा क्या काम कर रहा था, उसका दिशा निर्देश क्या थे, उसकी प्रशासन कैसे चलता था, वो सब हम इस लेसन में करेंगे। राष्ट्रसंघ के संविधान की धारा 2 से धारा 7 तक इसके संगठन का उल्लेख किया गया। इसके संगठन के 3 भाग हैं, सभा, परिषद और सचिवालय। जैसे यूएनओ के 6 अंग हैं, उसी प्रकार इसके 3 अंग होते हैं। अब तो जैसे यूएनओ की तो महासभा है, उस टाइम खाली सभा थी। और परिषद अब सुरक्षा परिषद है, उस टाइम परिषद थी। और सचिवालय तो अब भी है, जो यूएनओ का है ना। ये सारे यूएनओ के भी पढ़ाएंगे। अभी तो हम यूएनओ से पहले जो ये 1945 में ख़त्म हो गया था। 1945 में यूएनओ बन गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ। वो दूसरी यूनिट है हमारी। ये फर्स्ट यूनिट में हम उससे पहले का पढ़ रहे हैं, यूएनओ से पहले का भी क्या व्यवस्था थी विश्व में युद्धों को रोकने की, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की, कहाँ तक ये सफल हुआ, कहाँ तक असफल रहा। इन सब बातों का डिस्कशन इसमें होगा। इस लेसन में तो हमारा है संगठन। इन अंगों के अतिरिक्त भी कोई और अंग थे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सभा। संविधान की धारा, राष्ट्रसंघ की संविधान की धारा 3 से 5 में सभा के उद्देश्य, संगठन और कार्यों का वर्णन किया गया है। सदस्यता भी, कौन सदस्य बनेगा इसका। सभा में राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों को शामिल किया जाता था। 1935 में राष्ट्रसंघ के सदस्यों की कुल संख्या 62 थी। इस तरह सभा के सदस्यों की संख्या 62 थे। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपने 3 प्रतिनिधि सभा में भेजने का अधिकार था, परंतु किसी विषय पर मतदान के समय प्रत्येक राष्ट्र को केवल एक ही मत देने का अधिकार था। इसकी सदस्य संख्या कितनी थी, 62। लेकिन मतदान कितना करना था। अब तो जैसे यूएनओ में तो एक उम्मीदवार एक मत करेगा, एक देश को एक ही मत देने का अधिकार है। उस टाइम 3 मत देने का अधिकार था। लेकिन जब किसी बात पर बराबर में मत पड़ जाए, मतदान के समय राष्ट्र को केवल एक ही मत देने का अधिकार था किसी विषय पर। वैसे सामान्य बातों पर तो 3-3 थे। यह समानता के सिद्धांत पर आधारित था। सभी राष्ट्रों को समानता के आधार पर एक राज्य एक वोट का अधिकार दिया गया था। साधारणतः सदस्य भाग के सदस्यों की संख्या 100 के आसपास रहती थी। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि सदस्य का चयन उस राज्य की सरकार द्वारा किया जाता था। सभापति और उपसभापति। सभा की बैठकों की कार्यवाही को सही ढंग से चलाने के लिए सभा की बैठक आरंभ होने से पहले ही सभा अपना अध्यक्ष चुनती थी। जितने भी देश थे ना, उसमें तो वो अपना अध्यक्ष चुन लिया करती महासभा। अध्यक्ष प्राय छोटे राष्ट्रों के प्रतिनिधियों में से चुना जाता था। सभापति एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था और उसके चुनाव में उसकी योग्यता और उसकी राजनीतिक सूझबूझ को सामने रखा जाता था। सभापति के अतिरिक्त अपने सदस्यों में से ही 8 उपसभापतियों का भी चुनाव करती थी। ये वाइस प्रेसिडेंट थे। जो सभा के प्रमुख अधिकारियों में एक सभापति, 8 उपसभापतियों के अतिरिक्त कुछ समितियों के 7 सभापति होते थे, जो स्वतः उपाध्यक्ष कहे जाते थे। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ये इसके चुने जाते थे। अधिवेशन। राष्ट्रसंघ की पर संविधा में यह निश्चित है कि संविधान सभा की बैठक एक निश्चित अवधि के अंतर्गत बार-बार हुआ करती थी, परंतु प्रथम बैठक के बाद यह निश्चित हो गया कि सभा की बैठक वर्ष में एक बार होगी। इसकी जो कितनी बैठक होती है, वर्ष में एक बार होती है। ये एक नंबर में भी आ सकते हैं तुम्हारे, जो भी हम पढ़ रहे हैं। 2-2, 4-4 बात इसमें तो याद करने की है, ज़्यादा लेंथी है ये। इसके साथ ही यह निर्धारित किया गया कि सभा की बैठक सितंबर माह के प्रथम सोमवार को आरंभ होकर 3 सप्ताह तक चलेगी। इस नियम के अनुसार सभा की प्रथम बैठक प्रत्येक वर्ष जनेवा में 3 सप्ताह के लिए सितंबर माह में होती थी, परंतु आवश्यकता पड़ने पर अधिवेशन कभी भी बुलाए जा सकते हैं। सभा का प्रथम अधिवेशन 15 नवंबर 1920 को आरंभ हुआ था। 1920 में बढ़िया था नहीं, 1920 15 नवंबर ने पहला प्रथम अधिवेशन हुआ था इसका। और सभा का अंतिम अधिवेशन 6 से 18 अप्रैल 1946 तक चला था। 1946 में यूँ खत्म हो गया था, जिसे यह निर्णय किया गया कि राष्ट्रसंघ को समाप्त किया जाए। इस लास्ट अधिवेशन में ये निर्णय लिया था कि अब सब इसको राष्ट्रसंघ को ख़त्म करना, क्योंकि यूएनओ आ गई थी ना 24 अक्टूबर 1945 से।
सभा की समितियाँ। जिस प्रकार सभी देशों के विधानमंडल अपना अधिकतर कार्य समितियों के सहायता से करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रसंघ की सभा भी अपना अधिकतर कार्य अपनी समितियों की सहायता से ये कमेटी बनाई जाती है ना। जैसे अपना तो मंत्री बढ़ा दे, यू शिक्षा मंत्री, यू रोजगार मंत्री, यू खेल मंत्री, यू कृषि मंत्री, वो संभालेंगे। इसी प्रकार 5-5, 7-7 देशों के मेंबरों की कमेटी बना दी जाती थी। भाई तू शिक्षा से रिलेटेड देखेगा, तू स्वास्थ्य से रिलेटेड, तू पर्यावरण से रिलेटेड, तू आतंकवाद से रिलेटेड, तू युद्धों को रोकने से रिलेटेड, कैसे शांति स्थापित करनी है, कैसे समझौता करवाना है, दो देश अगर युद्ध की स्थिति में आ जाए तो। इस प्रकार ये कमेटियों के माध्यम से ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दिया कर दी। फिर महासभा में इनका मतलब इस पर विचार विमर्श किया जाता था। ये समितियाँ उन विषयों पर विचार करती थी जो उन्हें सभा द्वारा सौंपे जाते थे। उन विषयों पर विचार करके समितियाँ अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष पेश करती थी। सभा की मुख्यतः 6 समितियाँ थी। राजनीतिक मामलों संबंधी समिति, तकनीकी संगठन संबंधी समिति, सामाजिक मामलों संबंधी समिति, बजट व आंतरिक शासन समिति, निशस्त्रीकरण संबंधी समिति, संवैधानिक और कानूनी मामलों संबंधी स्थिति, मतदान पद्धति। सुविधा के अनुसार राज्यसभा का कोई भी निर्णय बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की आम राय से लिया जाता था। बहुमत से नहीं, आम राय से। ये कितने के मानना है? इसका अर्थ यह कि सभी सदस्य किसी विषय पर एक मत है तभी उसका कोई निर्णय ले सकती थी। विसार्य का एक मत होना जरूरी था। दूसरे शब्दों में सभा में मत के सिद्धांत का भी अपनाया गया था। इस तरह से सभा के प्रत्येक राष्ट्र को निषेधाधिकार प्रदान किया गया था। यदि किसी विषय पर कोई छोटा सा भी राज्य सहमत नहीं होता था तो निर्णय लेने में बहुत कठिनाई आती थी। एक तो जो 5 देशों के पास वीटो पावर है, जब अपना आप में सारे देशों के पास वीटो पावर थी, एक ने मना कर दिया तो फिर निर्णय नहीं होता। सबकी राय होना जरूरी थी नहीं, एक ने मना कर दिया तो रहने दिया। सभा में मतदान की 4 पद्धतियाँ प्रचलित थी। कुछ विषयों पर निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता था, कुछ विषयों पर 2/3 बहुमत से लिया जाता था, कुछ विषयों पर निर्णय पूर्ण बहुमत से लिया जाता था, कुछ विषयों पर निर्णय साधारण बहुमत से हो सकता था। विषय पर रखे थे कि किस विषय पर तो साधारण बहुमत चाहिए, किस पर सर्वसम्मति सबकी सम्मति चाहिए, किस पर 2/3 चाहिए, किस पर पूर्ण बहुमत चाहिए, किस पर साधारण बहुमत चाहिए। भाषा, सभा का कार्य केवल अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में ही होता था, जिसके लिए दोनों भाषाओं के द्विभाषीय वहाँ सदस्य सदैव उपस्थित रहते थे। अंग्रेजी बोलने वाले भी, फ्रेंच बोलने वाले भी वहाँ उपस्थित रहते थे। द्विभाषीय कोरस होता है ये द्विभाषा का, कर्कन कोरस। और फिर ये जॉब होती है उनकी, वो जॉब लग जाते हैं ना, जो फिर उनकी ड्यूटी यही होती है कि जो अंग्रेजी बोल रहा है उसको फ्रेंच में कन्वर्ट करो, जो फ्रेंच बोल रहा है उसको फिर अंग्रेजी में कन्वर्ट करो। जो फ्रेंची नहीं है उनको कैसे समझ में आएगी, और जो फ्रेंची है उनको अंग्रेजी ना समझ में आवे शायद, क्योंकि अंग्रेजी सभी देशों में नहीं है ना। सभा की शक्तियाँ और कार्य। सभा का क्षेत्रीय अधिकार बहुत विस्तृत था, जिससे राष्ट्रसंघ की सुविधा में कहा गया था कि सभा वह सभी कार्य करेगी जो राष्ट्रसंघ के क्षेत्राधिकार में आते हैं। यह विश्व शांति से संबंधित हो। राष्ट्रसंघ की सभा को संविधान की धारा 3 के अनुसार निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। सबसे पहले तो मकसद यही था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, अनेक जान माल का नुकसान हुआ था, काफ़ी भारी बड़ा युद्ध जो 4-5 साल चला है, तो सबसे पहले तो इस अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करना इसका सबसे बड़ा कार्य था। दूसरा फिर निरीक्षणात्मक कार्य। राष्ट्रसंघ सभा को राष्ट्रसंघ की केंद्रीय संस्था होने के कारण उन कार्यों पर सामान्य निरीक्षण रखने का अधिकार प्राप्त था। सभा का परिषद के कार्यों की देखभाल करती थी, औद्योगिक संस्थाओं के कार्यों का निरीक्षण करती थी, शासन, देश प्रदेशों और अल्पसंख्यकों की समस्या पर विचार विमर्श करती थी। राष्ट्रसंघ की महासचिव अपना प्रतिवर्ष प्रतिवेदन सभा में ही पेश करता था। इससे सभा को राष्ट्रसंघ के अन्य अंगों को कार्य का निरीक्षण करने और उसकी आलोचना करने का अधिकार मिल जाता था। तो 6 अंग है ना, तो इसके पास जो है दूसरे अंगों का कार्य क्या क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनका निरीक्षण करने का अधिकार था। जैसे अफसर के पास होता है ना, वो नीचे वालों का कार्य निरीक्षित करते रहते हैं, उसी प्रकार इसके पास भी था। निर्वाचन संबंधी कार्य। सभा कुछ निर्वाचन संबंधी कार्य भी संपन्न करती थी। उसके निर्वाचन संबंधी कार्य निम्नलिखित थे। नए सदस्यों के प्रवेश की अनुमति 2/3 बहुमत से देना। परिषद के 9 अस्थायी सदस्यों में से 1/3 सदस्य का निर्वाचन प्रतिवर्ष करना। प्रति 9 वर्ष के लिए परिषद की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्थायी न्यायालय के 15 न्यायाधीशों का चुनाव करना। राष्ट्रसंघ के महासचिव का नाम परिषद द्वारा प्रस्तावित होना, परंतु सभा की सहमति मिलने पर ही उसकी नियुक्ति होती थी। इस तरह सभा को निर्वाचन संबंधी काफ़ी अधिकार प्राप्त थे। ये 4 प्रकार के अधिकार थे इसके पास। एक तो नए सदस्य कैसे आने हैं, इसकी अनुमति मिलती थी। एक 9 अस्थायी सदस्य थे, जैसे अब तो 10 हैं, उस टाइम 9 आया करते, तो 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। उस टाइम 9 के 9 अस्थायी थे, उनमें से 1/3 सदस्यों का
प्रतिवर्ष निर्वाचन होता था, वो भी यही महासभा करती थी। सभा खाली महासभा तो यूएनओ में, इसमें सभा सभा लिखना है तुमने। और प्रतिवर्ष 9 वर्ष के लिए परिषद की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती थी। जो 15 न्यायाधीश थे वो 9 वर्ष के लिए चुने जा, ये आज भी यूएनओ में इसी तरह चुने जाते हैं 9 वर्ष के लिए, प्रतिवर्ष 15 न्यायालय। और राष्ट्र संघ के महासचिव का निर्वाचन भी यही करते थे, 4 निर्वाचन कराया करते हैं। विचारात्मक कार्य, सभा को वास्तविक अर्थों में विचार विमर्श करने वाली संस्था कहा जाता है। इसके पास पूरी पावर नहीं थी, फुल पावर तो सुरक्षा परिषद के पास है, खाली परिषद है ना जो उसके पास। ये तो सिर्फ काम जो कि जितने भी करे जा है ना, काफ़ी विस्तृत कार्य हैं। वैसे तो विचार करने वाली संस्था थी, विचार करे जा। सभा उन समस्त विषयों पर विचार कर सकती थी जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से था। शांति और सुरक्षा से संबंधित कोई भी मामला राष्ट्र संघ सदस्य राष्ट्र सभा में रख सकता था, परंतु सभा किसी राष्ट्र के घरेलू मामलों में दखल नहीं दे सकती थी। सभा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भंग करने से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर विचार कर सकती थी। धारा 19 के अंतर्गत सभा ऐसी संधियों के पुनर्निर्धारण का परामर्श दे देती थी जो निरर्थक हो गई हैं। जो पुरानी संधियाँ ना खत्म होगी, उनका दोबारा निर्माण करो, ऐसे ये निर्णय। सभा अनेक मामलों में छानबीन मध्यस्थता सामंजस्य के कार्यों का निर्वहन करती थी। यह एक अर्धन्यायिक अंग के रूप में भी कार्य करती थी। उदाहरण स्वरूप 1933 में जापान के संबंध में सभा ने एक निश्चित निर्णय लिया और इथोपिया और फिनलैंड पर आक्रमण के लिए क्रमशः इटली व रूस का आक्रमक ठहराया। सभा एक ऐसा मात्र अंग थी जहां वाद विवाद स्वतंत्र रूप से हुआ करते थे। वास्तविक अर्थों में सभा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के लिए बहस का मंच प्रस्तुत करना था, क्योंकि जैसे 62 देश थे, इसमें 62 के 62 एक जगह बैठते थे तो बहस तो होनी थी, विचार विमर्श तो होना था, है ना। तो ये विचारात्मक संस्था जो अपने संसद है ना, कानून पास कराया है, बाद में फिर इसमें कानून पास होया करते, विचार विमर्श होगा ये आ गया कानून निर्माण का। कानून निर्माण और संशोधन संबंधी कार्य, सभा राष्ट्र संघ की विधान निर्मात्री संस्था थी। जैसे अपने देश में संसद कानून निर्मात्री है ना, ये राष्ट्र संघ की जो है कानून निर्माण थी। राष्ट्र संघ की संविधा के अनुच्छेद 26 के अनुसार उसमें संशोधन करने का अधिकार इसे प्राप्त था। सभा राष्ट्र संघ की संविधा के नियमों को इस ढंग से संशोधित करती थी कि वे परिषद को सर्वसम्मति से स्वीकृत हों और प्रभावित सदस्य देशों की रुचि के अनुकूल हो सके। कानून निर्मात्री संस्था होने के कारण कई बार इसे अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों के निर्माण में रुचि ली है। वित्तीय कार्य, वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्र संघ के बजट को स्वीकृति देना राष्ट्र सभा का प्रमुख काम था। राष्ट्र संघ का महासचिव संघ के विभिन्न अंगों और विभिन्न अनेकों विभागों के प्रधानों से विचार विमर्श करके वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा तैयार करता था। सभा ही जनसंख्या, क्षेत्रफल और राष्ट्रीय आय के अनुपात से सदस्य राष्ट्रों द्वारा दिए जाने वाले चंदे की राशि को निर्धारित करती थी। महासचिव द्वारा प्रस्तुत बजट को सभा ही निर्धारित करती थी। निशस्त्रीकरण संबंधी कार्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की स्थापना के लिए सभा एक कार्य युद्ध को भड़काने वाले तत्वों को दूर करना और हथियारों की होड़ को रोककर निशस्त्रीकरण को दूर करना, ये काम थे इसके। अंतर्राष्ट्रीय शांति कब स्थापित होगी? जो कार्य युद्ध को भड़कावा थे, पहले तो उन कार्यों को रोकना। जिनसे युद्ध के लिए हथियार बनाए जाते, उन हथियारों के बनाने के ऊपर रोकना, निशस्त्रीकरण। सभा द्वारा नियुक्त निशस्त्रीकरण समिति का यह मुख्य कार्य था। संरक्षण पद्धति का संचालन और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। राष्ट्र संघ की सभा कुछ संरक्षण संबंधी और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संबंधी कार्य भी करती थी। राष्ट्र संघ इसे यह अधिकार दिया हुआ था कि टर्की और जर्मनी के उपनिवेशों के आर्थिक सामाजिक विकास संबंधी न्यास कार्य सभा करेगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक अन्य प्रमुख समस्या 3 करोड़ यूरोपीय अल्पसंख्यकों की थी, जिनके अधिकारों की रक्षा सभा का उत्तरदायित्व था। जर्मनी और पोलैंड में यह शर्तें विशेष रूप से लागू की गई थी, क्योंकि यह देश अल्पसंख्यकों पर बहुत अत्याचार करते थे। यद्यपि सभा राष्ट्र संघ के विशेष अधिकारों व विशेष क्षेत्राधिकारों में वर्णित कार्यों को संपन्न करती थी, फिर भी सभा के कार्यों में अस्पष्टता की विद्यमान था। अनुच्छेद 3 के अनुसार सभा राष्ट्र संघ के क्षेत्र में आने वाले किसी भी विषय और विश्व शांति पर प्रभाव डालने वाले किसी भी प्रश्न पर अपनी बैठक में विचार कर सकती थी। केवल विचार ही होया करता, अंतिम फैसला नहीं हुआ था इसके बाद। अपने विचारात्मक कार्यों के अंतर्गत भी सामान्य सभा में अंतर्राष्ट्रीय हितों के सामान्य राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी प्रश्नों पर विचार किया। इसके विवाद स्वतंत्र रूप से होते, विचार
वाद विवाद, ये विवाद लिख दिया ना, इसके वाद विवाद स्वतंत्र रूप से होते थे। विश्व शांति के लिए खतरनाक सिद्ध होने वाले मामलों पर विचार करने का अधिकार। मोवर ने कहा है कि सभा राष्ट्रसंघ का महत्वपूर्ण अंग था। वास्तव में राष्ट्रसंघ का यह अंग अपने महत्वपूर्ण निर्णयों से प्रसिद्ध हो गया था। सभा द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को विश्व शांति की आवाज़ माना जाता था। अपनी आवाज़ को इस सभा के रंगमंच में विश्व तक पहुँचाया जा सकता था। बस आज यही करेंगे, परिषद नहीं करती, खांसी उठता है।